हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स और इसमें हम पढ़ेंगे आज गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। जब अब देखते हैं गतिमान आवेश होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। जब आवेश गतिमान होता है तो उससे एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बल आरोपित होता है, जिसके कारण एक निश्चित दिशा में चुंबकीय सुई ठहरती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मान लीजिए हमारे पास कोई चुंबक है, यहाँ पर हमने एक चुंबक रख दिया, ये चुंबक है और इसके चारों एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। इसके चारों एक, मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया इसका। जब हम एक सुई जो है इसके क्षेत्र में लाएंगे तो वह चुंबकीय सुई जो है विक्षेपित हो जाती है। ठीक है। मान लीजिए थोड़ा सा विचलित हो जाती है। मान लीजिए हम यह रख दें तो हल्का ये यहाँ पर रखी हुई मान लीजिए सुई रखी है। ठीक है। ये तो ये जो है विचलित हो जाएगी, इधर से इधर भी हो सकती है, उधर से इधर भी हो सकती है। ठीक है। यानी कि जब किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में हम किसी चुंबकीय सुई को रखेंगे तो वह जो है विचलित हो जाती है और एक निश्चित दिशा में ठहरती है। ठीक है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम जब किसी चुंबकीय सुई को टांग देते हैं, ठीक है, तो वह हमेशा उत्तर, जो चुंबकीय सुई होगी उसका उत्तरी ध्रुव हमेशा उत्तर की दिशा में और दक्षिणी ध्रुव उसका दक्षिण दिशा में ठहरता है। ठीक है। देखते हैं फोस्ट्रेट का प्रयोग। ठीक है। तो आपको मालूम है कि फोस्ट्रेट, जैसे कि मान लीजिए जब कोई चुंबक होता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है। तो जब हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो इससे एक भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसके संबंध में फोस्ट्रेट ने अपना एक प्रयोग किया था। ठीक है। तो उस प्रयोग को देखते हैं। मान लिया एक हमारे पास बैटरी है, उसका पॉजिटिव सिरा और नेगेटिव सिरा। पॉजिटिव सिरे से एक चालक तार है, उसको हमने जोड़ दिया, एक को नेगेटिव से जोड़ दिया। ठीक है। फिर अब ये कुंजी हमने लगा दिया यहाँ पे। जब हमने कुंजी लगा दिया फिर जो एक हमारी चुंबकीय सुई है, उस चुंबकीय सुई के ऊपर हम ये चालक तार को रखते हैं। ठीक है। अभी हम जब इस चालक तार में जो है कुंजी को नहीं दबाते, यानी कि जब इसमें जो है धारा प्रवाहित नहीं होती, तो ये तार के समांतर, ये जो तार है चालक तार, इसके जो चुंबकीय सुई है उसकी समांतर रहती है। जब हम चालक में धारा प्रवाहित नहीं होती तो ये चुंबकीय सुई तार के समांतर रहती है। ठीक है। जब हम चुंबकीय जो कुंजी है इस कुंजी को दबा देते हैं, ठीक है, तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। ये धारा इधर से गई, ये गई, ये गई। तो जब ये धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय सुई जो है विक्षेपित हो जाती है। ठीक। तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो गई और जब हम इस जो ये दिशा है इनकी, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, और हम इनकी दिशा को पलट देते हैं तो इधर हम नेगेटिव कर दें, इधर हम पॉजिटिव कर दें। तो जैसे ही हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव में चेंज किया, जो धारा बहने लगी, ये धारा उल्टा दिशा में बहने लगी, इधर से इधर, तो चुंबकीय सुई जो है उल्टा दिशा में विक्षेपित होती है। यानी कि जब किसी, इससे ये स्पष्ट होता है कि जब किसी चालक तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है। गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है। यही फोस्ट्रेट का प्रयोग है। ठीक, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं समझा दी हूँ आपको। अब देखते हैं बायो सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट नियम। जैसे कि हम जानते हैं जब हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं उससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है। इसी संबंध में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो सेवर्ट ने एक धारावाही चालक ली और उसके एक छोटे से पार्ट में, एक छोटे से, जैसे ये हो गया, ठीक है, ये हो गई, ये हमारी धारावाही चालक हो गए, धारावाही चालक। ठीक है।
और इसकी लंबाई टोटल L है, और ये इसका एंगल थीटा यहाँ पे है। यहाँ पर कोई बिंदु हमने मान लिया P, और यहाँ पर उत्पन्न हो रहा डेल्टा चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। और यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से इसकी लंबाई डेल्टा L, इसको हमने मान लिया डेल्टा L, और इसकी लंबाई को मान लिया हमने R, और इसी चालक में I धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो यानी कि बायो सेवर्ट ने एक प्रयोग किया और उसमें एक धारावाही चालक तार लिया और उसमें जो है धारा करंट प्रवाहित किया, और उसके एक छोटे से पार्ट में, उसके बारे में अध्ययन किया कि जब एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो किस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो देखते हैं। तो देखते हैं डेल्टा बी चुंबकीय क्षेत्र किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र, जैसे कि ये इस पार्ट पर देखते हैं, डेल्टा बी पहली बात तो ये जो ये लंबाई है इसी के अनुक्रमानुपाती होता है। डेल्टा बी डेल्टा L के अनुक्रमानुपाती होता है, ये हो गया, ठीक है। और ये हमारा जो थीटा है, थीटा की ज्या यानी कि साइन के भी अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र समीकरण, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी थीटा की ज्या साइन अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है, देखिए डेल्टा बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 2। अब ये धारा I, अब इस चालक तार में धारा I बह रही है, इसके भी अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी I के अनुक्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 3। और जो ये दूरी है, ये यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी है, तो इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। डेल्टा बी ये होता है, ठीक। इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 समीकरण 1, 2, 3 और 4 से, ठीक है। देखते हैं। तो डेल्टा बी प्रोपोर्शनल I डेल्टा L साइन थीटा बटे R स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अभी जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा, अब इसको हम हटा देते हैं। तब हो जाएगा डेल्टा बी म्यू 0/4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा बटे R स्क्वायर, ये हो गया, ठीक। और अब यहाँ
म्यू 0 4 पाई क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक, नियतांक। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, यदि हमारी ये भी एक डेल्टा एल भी लंबाई है और आर भी लंबाई है, ठीक है, तो यहाँ पर ये देखते हैं, यदि डेल्टा एल और आर मीटर में हो तो यहाँ पर जो हो जाएगा म्यू 0 बराबर 4 पाई 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, मेन पॉइंट है ये। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसकी बीमा देख लेते हैं। ठीक है, ये बीमा देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, न्यूटन की आपको तो मालूम होगा mL/T-2 और एम्पियर का होगा A²। ये हो गया। यहाँ से देख लेते हैं mL/T-2 A-2, ये इसकी बीमा हो गई। ठीक, ये नोट कर लीजिए। ठीक हो गया। अब ये देख लेते हैं, म्यू 0 और एप्सिलॉन 0 में संबंध। ठीक है, अभी हमने यहाँ से निकाल लिया था म्यू 0 4 पाई और 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, और हम भी ये भी जानते हैं, यूनिट 1 में हम पढ़ चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक, अभी देखते हैं, अब यहाँ से इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से इसको 0.4 पाई 10⁻⁷ ये हो गया। ठीक, और ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, अब इसको अब मान लीजिए, आप 3 भी मान लीजिए इसको। ठीक है, अब इस समीकरण 3 में 2 से भाग देने पर समीकरण
2 में 3 में 2 से भाग देने पर, ठीक। तो देखते हैं फिर क्या होता है। म्यू 0 4 पाई बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, और हम कर देंगे इधर 7 बटे 9, ठीक। अब आपको मालूम है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 म्यू 0 अपान 4 पाई, ये हो जाएगा। अब इसको हम नीचे ले आएंगे, 1 अपान 9, ये माइनस में था, ये अब नीचे आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, या ये कैंसिल, म्यू 0 एप्सिलॉन 0 1 अपान 9 7 16, पावर जुड़ जाएंगे। यदि आधार समान होते तो पावर जुड़ जाती हैं, घात जुड़ जाती हैं, ठीक। अब आप देखे होंगे प्रकाश की चाल c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर करते हैं उसी का प्रयोग। म्यू 0 1/3, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक। अब ये किसका मान है, c का मान है ये, तो यहाँ पर कर देंगे 1/c², ठीक है। अब इसको हम इधर ले आएंगे, तो c² 1/μ 0 एप्सिलॉन 0, c बराबर 1/√μ 0 एप्सिलॉन 0, ठीक है। ठीक दोस्तों, ये हो गया हमारा संबंध म्यू 0 एप्सिलॉन 0, ठीक है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। ठीक दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि इसमें जो कुछ गलतियाँ समझ में आ रही हो तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उनको सुधारने की। और यदि वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करिए और इसमें कमेंट भी करके बताइए, ठीक है। और यदि आप मेरे नए चैनल में जुड़ रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।